प्राथमिक व्यवसाय अपना पाठ चल रहा है प्राथमिक व्यवसाय। इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया शुरुआत से आखेट, मछली पकड़ना, संग्रहण, पशुचारण, कृषि में हमने 3-4 विधियों का अध्ययन किया और आज हम अध्ययन करेंगे लकड़ी काटना। लकड़ी काटना भी एक प्राथमिक व्यवसाय है जिसका दिनों दिन क्या हुआ है, आधुनिकीकरण होता गया है। यह भी मानव का एक प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें वनों से लकड़ी काटना, उसके लट्ठे बनाना और उन्हें आरा मशीन तक भेजना शामिल है। इस व्यवसाय में भी अन्य व्यवसायों की भांति महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पहले लकड़ी को केवल ईंधन के लिए काटा जाता था, लेकिन आज इसका प्रयोग कई उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए किया जाता। अनेक उद्योग इस लकड़ी पे आधारित है, यानी कच्चा माल उन्हें किससे प्राप्त होता है, वनों से, लकड़ी काटने से। तो 2 प्रकार के वन मुख्यतः आधारित है। इसमें पहला है शीतोष्ण कटिबंध वन। यह वन अत्यधिक सघन वन पाए जाते हैं, यानी इनमें पास में पेड़ ज्यादा होते हैं और अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, अनियमित रूप से पेड़ होते हैं। इस वजह से इनमें आज भी प्राथमिक क्रियाकलाप किया जाता है, प्राथमिक तरीके से इन पेड़ों को काटा जाता है। उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इनमें मुख्य पेड़ है। उष्ण कटिबंधीय वनों के प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, महोगनी, चंदन, रोजवुड आदि। इनका उपयोग इमारती व फर्नीचर बनाने में किया जाता है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में इमारत बनाने के लिए और फर्नीचर का उपयोग किया जाता है। जैसे रेल के डिब्बों में फर्नीचर के नीचे लोहे की जगह क्या किया जाने लगा, लकड़ी फर्नीचर बिछाया जाने लगा। बसों में बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी जहाँ पर हो सके लोहे की जगह किसको काम में लिया जाने लगा, फर्नीचर को। इस वजह से इनकी मांग अधिक बढ़ती जा रही है। दूसरा है इसमें शीतोष्ण कटिबंध कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का कार्य, यानी कोणधारी वन कैसे होते हैं, ये पेड़ लंबे होते हैं और ये बर्फीले प्रदेशों में होते हैं ऐसे। ये इस वजह से यहाँ पे बर्फ गिरती है तो ये नीचे आ जाती है नीचे। और ये वन कैसे होते हैं, उष्ण कटिबंधीय। तो इनमें और इनमें ये अंतर होता है, इस वजह से इनको कोणधारी वन कहा जाता है। कोणधारी वन जहाँ पर होते हैं वहां पर एक ही प्रकार की नस्ल होती है, यानी उनकी बहुलता अधिक होती है, एक ही प्रकार के वृक्ष की। कोणधारी वनों के अंतर्गत पेड़, इन वनों में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है। पेड़ काटने में लट्ठे बनाने का कार्य मशीनों से किया जाता है। इन क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का भी पर्याप्त विकास हुआ है। इनकी मुलायम लकड़ी लुगदी, कागज, पैकिंग का सामान बनाने में काम आती है। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण आज संपूर्ण विश्व में वनों की जो मात्रा है, प्रतिशत है, वो घटता जा रहा है। वनाच्छिन्न क्षेत्र घटते जा रहे हैं, यानी वनों से ढकी हुई क्षेत्र क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं धीरे धीरे। इस प्रकार के कोणधारी वन, तो इन कोणधारी वनों में एक ही प्रकार के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं और उन्हें मानव द्वारा रोपण किया जाता है इन वृक्षों का। तो इनमें परिवहन के लिए सुगमता होती है, यानी परिवहन के संसाधन आराम से आ जा सकते हैं। मशीनों के द्वारा ही इनकी कटाई की जाती है, मशीनों के द्वारा इनको लोड किया जाता है और लट्ठे बनाए जाते हैं। लट्ठे मतलब इनको इकट्ठा, इनकी जो गोलियां बीज का वृक्ष होता है, इनका तना जो मजबूत हिस्सा उसको इकट्ठा करके एक जगह भेजा जाता है जहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। इस लकड़ी काटने के व्यवसाय की वजह से अनेक प्रकार की हानियां हो रही है मानव को, जैसे इस अनियमित बारिश,
पर्यावरण को नुकसान, ऑक्सीजन की कमी, अनेक प्रकार के कार्य इससे उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे वनों को कटने से क्या हो रहा है, नदियों में अपरदन की मात्रा अधिक बढ़ रही है। अपरदन की मात्रा बढ़ेगी तो नदियों में क्या होगा, आगे जाके वो गाद जम जाएगी, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश बनते अपने वह प्रदेश बनेंगे। तो उनमें क्या आएगी, बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी तो जन जन की हानि होगी, पर्यावरण को नुकसान होगा, यानी वह क्षेत्र फैलेगा। जैसे ये नदी है, इसमें यहाँ पेड़ है, तो पेड़ क्या है, अपरदन कम होने देते हैं। तो इनसे जब बारिश का पानी आएगा तो यहाँ अपरदन कम होगा। अगर इनको काट दिया जाएगा तो यहाँ पे मिट्टी अपरदन अधिक होगा। मिट्टी अपरदन होगा तो ये मिट्टी आगे जाके कहीं पे जम जाएगी, जैसे यहाँ जम गई, तो यहाँ से इसका जो हिस्सा है वह क्या होगा, ऊपर उठेगा। ऊपर उठने की वजह से इसका जल क्या होगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा। तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, फिर बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगी हर साल। तो इनकी वजह से ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। दूसरा, वृक्ष बारिश कराने के लिए भी सहायक होते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। अगला टॉपिक है अपना खनन। खनन खनन एक ऐसा उद्योग है, प्राथमिक उद्योग, जिस पर अधिकांश औद्योगिक या उद्योग अवस्थित है, उसी पर स्थित है, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को खनन काफी हद तक प्रभावित करते हैं। यानी खनन से उस देश की आय बढ़ती है। यानी कच्चा माल किससे प्राप्त होता है, उन्हें खान से, खनन कार्य के द्वारा। जैसे हम देख सकते हैं कोयला, लोहा आदि किससे प्राप्त होता है, हमें खानों के द्वारा। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सभी इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। खनन, जिन स्थानों में खनिज पाए जाते हैं वहीं पर खनन व्यवसाय विकसित होता है। यानी जहाँ पर ये खनिज संसाधन पाए जाते हैं वहीं पर खनिजों का या खनन का विकास किया जाता है, ना कि अन्यत्र विकास होता है। ये किसी खान के अंदर हमें मिलते हैं, इस वजह से वहीं पर इनका विकास किया जाता है, यानी वहीं से इनको निकाला जाता है, दूसरी जगह से इनको नहीं निकाल सकते अपन। खनन कार्य का अर्थ खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना है। खनन का अर्थ क्या है, खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना है, यानी यह भूपर पट्टी है। तो इस भूपर पट्टी के नीचे खनन कार्य किया जाता है, यानी वह इसके नीचे दबे सड़े गलने के बाद ये क्रियाएं प्राप्त होती है। आप लोगों ने जैसे कोयला पढ़ा होगा, कोयले का निर्माण कैसे होता है, उसी प्रकार से इन संसाधनों का निर्माण होता है। पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य क्रियाओं के दबाव के कारण इस प्रकार खनिज हमें प्राप्त होते हैं। तो खनन का अर्थ है खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना, क्या है, खनन है। खनिजों के विश्व वितरण में अत्यधिक असमानताएं पाई जाती है। कुछ देश तो ऐसे हैं जो लोहा इसमें आत्मनिर्भर है, यानी उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास लोहा इश्क नहीं है, यूरेनियम नहीं है, फास्फेट नहीं है, चूना पत्थर नहीं है, संगमरमर नहीं है, और भी अनेक प्रकार के जो संसाधन है वह उपलब्ध नहीं है। यानी इसकी क्या है, अत्यधिक असमानताएं पाई जाती है खनिजों की। विश्व वितरण में हम देखें तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग, हर देश की अलग अलग विशेषताएं हैं। इनमें किसी देश में कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है, किसी में कौन सा, किसी में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। खनिज प्राकृतिक, रासायनिक तत्व या यौगिक है। यह अपने भौतिक तथा रासायनिक गुणों से जाने जाते हैं, यानी यह अपने मूल गुणों से ही जाने जाते हैं। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर ये पहचाने
जाते हैं, खनिज पहचाने जाते हैं। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती है, जैसे पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग एवं लोहा युग। तो पाषाण युग, ताम्र युग, लोहा युग, ये सभी हमने पहले भी देखा था। आज फिर से देख लेते हैं। पाषाण युग में हमें मृदापान आदि प्राप्त होते हैं, यानी इस काल को इसके हमें ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होते हैं, पर उनको पढ़ नहीं पाते हैं इस युग में हम। दूसरा युग है इसमें ताम्र युग। तो इसमें किससे वस्तुएं बनाई जाती थी? फिर तांबे से प्राप्त वस्तुओं को कौन सा युग कहा गया हमारे इस भूगोल विषय में? ताम्र युग। ताम्र युग के बाद में हमने देखा इसमें कांस्य युग आया, तो इसमें इनका मिश्रण होने लगा, लोहे का और तांबे का। फिर लोहा युग आया, जो वर्तमान युग भी कहा जा सकता है। और इसके बाद में इस्पात युग जो वर्तमान में चल रहा है। इस्पात युग का मतलब है कि लोहा, चांदी, सोना और अनेक प्रकार के इस्पात तैयार किए जाते हैं, उनके आधार पर वर्तमान में इनका प्रचलन है। इस्पात युग प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने व हथियार बनाने तक ही सीमित था। इनका वास्तविक विकास तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ। निरंतर इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। आज किसी देश की सभ्यता एवं आर्थिक जीवन का मापदंड खनिजों के उपयोग की मात्रा ही है, क्योंकि यह उद्योग में व्यापार जगत की दूरी है। यह किसी देश के प्राकृतिक संपदा होते हैं, उनमें लोहा धातु सबसे उपयोगी है। कोयला व पेट्रोलियम शक्ति का आधार स्तंभ, अनेक लोहा पूरक व लोहा धातु किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो देखो, पेट्रोलियम और खनिज संसाधन क्या है? किसी भी देश के ऊर्जा संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हम देखें जापान में कच्चा माल प्राप्त नहीं होता है, फिर भी वह क्या है? खनिज से प्राप्त कच्चे माल, खनिजों से प्राप्त उत्पादन या खनिजों से खनिज प्राप्त करके वह तैयार माल तैयार करने में विश्व में एक अग्रणी देश है। जापान हुआ, अमेरिका हुआ, ये अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक विद्वान कर रहे हैं, यानी ये उनको अधिक मात्रा में बाहर निकाल रहे हैं। और नई नई टेक्नोलॉजी, तकनीक, मशीन, ये सभी खनिज पदार्थों से बनाई जा रही है और इनमें भी लागू की जा रही है। यानी इन्हीं की वजह से विश्व में आज हम जो भी ये भौगोलिक विभिन्नताएं थी वो देखते थे, और आज मानवकृत विभिन्नताएं देख पा रहे हैं। हम किसी देश में गगनचुंबी इमारतें हैं, कहीं पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तकनीकी कार्य हैं, बड़े बड़े जहाज है, वे सभी पर आधारित है, इन खनिज संसाधनों पर आधारित है। यानी इनसे प्राप्त कच्चा माल प्राप्त करके फिर इनसे ही वह संसाधन बनाए गए हैं, यानी या फिर इनके उपयोग के लिए ही वह संसाधन बनाए गए हैं। देखो, खनिजों को कुछ कारक प्रभावित भी करते हैं। हम मुख्य कारक देखते हैं। खनिजों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण कारक नहीं होती, उनको प्रभावित करने वाली कुछ दशाएं भी होती है। तो खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, पहला भौतिक दशाएं। भौतिक दशाओं में स्थिति, यानी कहाँ पर स्थित है। खान या खनिज क्षेत्र किन क्षेत्रों में स्थित है? दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है, या जहाँ पर परिवहन योग्य क्षेत्र है, या कौन से क्षेत्र है? मात्रा, कितनी मात्रा में खनिज है वहां पर? बहुत ज्यादा मात्रा में है या कुछ ही मात्रा में है? लागत भी निकलेगी या नहीं निकलेगी वहां पर? ऐसे अनेक प्रकार के खनिज संसाधन की मात्रा प्रभावित करती है। कोटि यानी किस प्रकार का खनिज है? उच्चतम प्रकार का है, मध्यम है, या निम्न प्रकार का खनिज
है वहाँ पर। उसके प्रकार, खनिजों के प्रकार प्रभावित करते हैं क्षेत्रों को कि खनिज को कौन कौन से प्रकार के हैं वहाँ पर। बाजार उपलब्ध है या नहीं, बाजार भी है या नहीं इन खनिजों को खरीदने के लिए। व्यक्ति माल तो तैयार कर ली पर कच्चा, पर उसको कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए, तो बाजार है या नहीं है। समीपता और संपन्नता, यानी इस क्षेत्र में संपन्न निपुण व्यक्ति है या नहीं है कार्य करने के लिए। दूसरी मानवीय दशाएं। मानवीय दशाएं मांग, यानी उस खनिज की मांग कितनी है, कम है, ज्यादा है या है ही नहीं, तो उस पर आधारित उद्योग पनपेगा ही नहीं, ये विकास ही नहीं हो पाएगा। अधिक मांग होगी तो उसका अधिक विद्रोहन होगा। उस खनिज संसाधन का परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं। पूंजी पूंजी पैसे है या नहीं है इस उद्योग को स्थापित करने के लिए। श्रमिक है या नहीं उन क्षेत्रों में, इसमें अकुशल श्रमिक है या नहीं, वहाँ पर कितनी लेबर है, कितना महंगा श्रम है वहाँ पर, ये सभी भी देखा जाता है। तकनीकी विकास या तकनीक से किया जाने वाला कार्य या आदि प्रकार से ही यह कार्य किया जाएगा। सरकारी नीतियाँ कैसी है, सरकार की ही तो संपत्ति होती है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वह क्या करती है, उन्हें नीलाम करती है, तो खाने आवंटित की जाती है। कैसे, जल सुविधाएं, जल है या नहीं है वहाँ पर, ऐसे अनेक प्रकार के संसाधन इनको प्रभावित करते हैं खनिज संसाधनों को। दूसरा खनिजों की विशेषताएं देखते हैं हम। खनिजों की विशेषताएं, तो खनिजों की कुछ आधारभूत विशेषताएं निम्न है। इनकी कुछ वितरण असमान होता है, इनका वितरण क्या होता है, इसका असमान पाया जाता है। जैसे राजस्थान में वोलाटिस, जास्पर, चुनापत्थर आदि पाया जाता है, तो और राज्यों में ये नहीं पाया जाता, कम मात्रा में पाया जाता है। तो इनका वितरण क्या है, असमान है विश्व में। निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। निश्चित मात्रा होती है इनकी, एक निश्चित मात्रा है, अनवीकरणीय होते हैं। अधिकांश खनिज संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी हम दोबारा से उन्हें नहीं बना सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार में यूज में लेने के बाद में हम दोबारा से उनको यूज में लेने के लिए बना नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, यूज एंड थ्रो है। अधिक इस वजह से इनका कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं, और अधिकांश संसाधन ऐसे जो अनवीकरणीय संसाधन है। अधिकांश खनिजों को भूगर्भ में छिपे होते हैं, यानी अधिकांश क्या, लगभग सभी संसाधन भूगर्भ में छिपे हुए होते हैं, जिनके सर्वेक्षण एवं उत्खनन के लिए पूंजी, श्रम और विकसित प्रविधि की आवश्यकता होती है। देखो, जिनके सर्वेक्षण यानी उनका पता लगाया जाता है, पहले क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है, खोज की जाती है। जैसे हम सर्वेक्षण करते हैं, उसी प्रकार यह भी एक सर्वेक्षण है कि किन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध है, कहाँ पे पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, कहाँ पे लोहा उपलब्ध है, उन खानों को सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये काफी खर्चीली विधियां हैं। फिर उत्खनन कार्य किया जाता है, यानी खोदा जाता है, निकाला जाता है, देखा जाता है। तो इन दोनों के लिए क्या चाहिए, पूंजी, पैसा चाहिए और श्रम चाहिए, श्रमिक चाहिए। दूसरा, इन दोनों विधियों के लिए उच्च तकनीकी विधियां उपलब्ध होनी चाहिए, पुरानी पद्धतियां उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिक खर्चीली तो होती है। इस वजह से विश्वसनीय विधियां होनी चाहिए कि
सर्वेक्षण ऐसा होना चाहिए विश्वसनीय कि यहाँ पे अगर सर्वेक्षण में बताया जा रहा है कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल प्राप्त होगा, क्रूड कच्चा, तो ही वहां पर उत्खनन किया जाए, उसे देखा जाए। निरंतर खनन द्वारा खाने दिन प्रतिदिन खर्चीली अनार्थिक होती जाती है। यानी यहाँ पर कहीं पर अगर कोई खान प्राप्त हो गई, जैसे कोयले की खान प्राप्त हो गई, तो उससे निरंतर खनन कार्य करते रहेंगे तो वो क्या होती जाएगी, गहराई बढ़ती जाएगी। कई श्रमिकों की उसमें जहरीली गैसों की वजह से मृत्यु भी हो जाती है, कई खाने बह जाती है, इस वजह से भी श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। और ये दिनों दिन खर्चीली होती जाती है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी इनकी, वैसे वैसे खर्चीली होती जाएगी। कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, यानी किसी भी देश में जितने भी प्रकार के खनिज संसाधन है वह उपलब्ध नहीं है। हर देश दूसरे देश के खनिज संसाधनों पर निर्भर है। किसी देश में कौन सा खनिज संसाधन अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसी में कौन सा, किसी में नहीं पाया जाता है, तो वह आयात निर्यात से ही कार्य चलता है इनका। खनिजों का उत्खनन, उपयोग, बाजार तथा मांग पर आधारित होता है। यानी खनिजों का उत्खनन किस पर आधारित होगा, उनके उपयोग की कितना उपयोग आता है। जैसे लोहा आधारभूत उद्योग है किसी भी उद्योग का, तो लोहा एक ऐसा उद्योग है जो हर उद्योग में काम आने वाली वस्तु है, तो इसकी मांग क्या होगी, अधिक होगी, तो यह उद्योगों का विकास अधिक होगा, इनका विध्वंस भी अधिक होगा। खनिजों का वर्गीकरण, अब हम अगला टॉपिक है खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण, भूपटल पर लगभग 1600 खनिज पाए जाते हैं, या 1600 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। ज्ञात खनिजों में कितने, 1600 से अधिक खनिज उपलब्ध है हमारे पास। इनमें से 200 खनिज को उद्योगों में काम में लिया जाता है, या उद्योग उन पर आधारित है। कितने, 200, और उन 200 में से भी सिर्फ 80 खनिज हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में काम में लिए जाते हैं, हमारे उद्योगों के लिए बहुत अधिक मात्रा में काम में लिया जाता है। इन खनिजों को देखे हम धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज, इनमें बांटा गया है। तो हम देखते हैं मुख्य मुख्य खनिज, इनको आपके पाठ के अंदर ही दे रखा है इसका डायग्राम। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज को 2 प्रकार से बांटा गया है, लोहा धात्विक और अलोहा धात्विक खनिज। तो लोहा धात्विक खनिज में जिनमें लोहा अंश की मात्रा पाई जाती है उन्हें लोहा धात्विक खनिज बोला जाएगा, और जिनमें लोहा अंश की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अलोहा धात्विक खनिज बोला जाएगा। जैसे लोहा धात्विक खनिज में लोहा, निकेल, मैग्नीज आदि। अलोहा धात्विक खनिजों में तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम। अधात्विक खनिज, अब देखते हैं अधात्विक खनिज, इनमें इमारत, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट आदि। रासायनिक अभ्रक, जिप्सम आदि। रत्न, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। ईंधन खनिज, कोयला, पेट्रोलियम गैस आदि। इस प्रकार से इन खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। ये सारणी आपकी किताब में दे रखी है। अगला है खनिजों का वितरण, कैसे किस प्रकार से है वितरण। देखो हम खनिजों का वितरण में देख रहे थे, खनिजों के वितरण को प्रभावित करने या खनिज कैसे प्राप्त किए जाते हैं। पहला आग्नेय चट्टानें, दूसरा कायांतरित चट्टानें, तीसरी अवसादी चट्टानें या शैललेख, कुछ भी बोल सकते हैं हम तीनों को। तो हम इनको पहले समझते हैं कि ये होती क्या है। वैसे 11वीं क्लास में हमारे विस्तृत रूप से आई है, तो आज हम एक बार रिवाइज के तौर पे छोटा सा देख लेते हैं। ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होने के साथ साथ जब उसके बाहर मैग्मा बाहर निकलता है, निकलने के कारण अत्यधिक दबाव के कारण जब ऊपर उसे जगह नहीं मिल पाती है,
जगह नहीं मिलने के कारण हमने देखा था वो इधर निकल गया, इधर बाहर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया। पोली डाइक शीट सील आदि खंभे आकार की उल्टी तस्तरी सुल्टी तस्तरी इस प्रकार की हमने सीटें देखी थी, आप लोगों को याद हो तो वह क्या होगा, ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टानों का रूप ले लेगा, यानी वह ठोस तरल रहेगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टानों का रूप ले लेगा। तो इन आग्नेय चट्टानों में मुख्यतः खनिज पाए जाते हैं, सोना चांदी तांबा जस्ता सीसा मैग्नीज अभ्रक गंधक आदि खनिज पाए जाते हैं इनमें, इन आग्नेय चट्टानों में। आग्नेय चट्टानों के बाद में कायांतरित चट्टानें आती है हमारे सामने। कायांतरित अवसादी चट्टानें उत्पन्न होती है, ये तीसरे नंबर की चट्टान है और ये दूसरे नंबर के निर्माण के हिसाब से देखें हम तो अवसादी चट्टानें जब ये लावा बाहर आएगा, बाहर आने के बाद ठंडा होगा तो अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा, या ये भी मूलतः तो आग्नेय चट्टानें ही होगी, पर इनका निर्माण कैसे होगा वो हम देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। आग्नेय शैल्य है, आग्नेय शैल्यों का क्या होगा, अपर्दन होगा, अपक्षय अपर्दन अनाच्छादन की क्रिया के द्वारा। हमने देखा था अपक्षय अपर्दन का अलग से पाठ था हमारे 11th में कि जैसे अपक्षय अनाच्छादन रासायनिक भौतिक कारणों से उत्पन्न होता है या कृत्रिम जैविक क्रियाओं के द्वारा 3 प्रकार से उत्पन्न होता है। तो हमने देखा भौतिक जैसे कि धूप हो रही है, अचानक से छांव या बारिश हो जाए तो पत्थर चटक जाता है, चटकने के बाद वह बारिश पानी जल हवा या बर्फ के द्वारा नीचे लाया जाता है, अपर्दन किया जाता है उसका। तो वह फिर जहाँ पर गड्ढा होगा, जैसे यहाँ से अपर्दन हुआ है इसका, तो ये नीचे लाएगा, यहाँ जमा देगा, तो यहाँ पे कौन सी सेलों का निर्माण होगा, फिर दाब दबाव के कारण अवसादी सेलों का निर्माण होगा। फिर अवसादी के बाद में कौन सी शैलें आएंगी, कायांतरित शैलें उत्पन्न होगी। कायांतरित शैलें उत्पन्न होगी, उसका कायांतरण होगा यानी इनका रूप परिवर्तन होगा दबाव के कारण, या फिर इनका और अपर्दन होगा अपक्षय के द्वारा। तो इन कौन सी सेलों का निर्माण होगा, फिर कायांतरित सेल होगा। फिर कायांतरित के बाद में धीरे धीरे इनमें गलन होगा, ताप दबाव बढ़ेगा, तो ये आग्नेय सेलों में परिवर्तित हो सकती है। तो ऐसे इन सेलों का निर्माण होता है। इन सेलों में पहली आग्नेय सेल है, उसके अंतर्गत सोना चांदी तांबा आदि सेलें पाई जाती है। दूसरी जो अवसादी सेल है हमारी, इसमें ग्रेफाइट हीरा संगमरमर आदि चट्टान खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तीसरा जो हमारी चट्टानें हैं उनके अंतर्गत पाया जाता है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस रोग फास्फेट पोटास नमक आदि खनिज चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है। अब देख, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है, जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों को ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में, एशिया में आय के साधन का 50% खनन कार्य से प्राप्त होता है, यानी इनके प्रसंस्करण शोधन कार्य के लिए अधिक खर्च वहन करना पड़ता है अनेक देशों को। जो विकसित देश तो इस कतार से दूर हटते जा रहे हैं, यानी इस प्रकार का खनिज प्राथमिक व्यवसाय मुख्यतः विकासशील या विकसित देशों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए, इनको अधिक श्रम शक्ति चाहिए, अधिक लेबर चाहिए इनको। तो इस प्रकार के उद्योगों को मुख्यतः प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उद्योगों की अवस्थिति, या इनको उद्योगों को प्रभावित करने के लिए कुशल श्रमिक, बाजार परिवहन,
संचार, शक्ति के साधन, कच्चा माल, सरकारी नीतियां, उच्च तकनीक, जलवायु, जल आपूर्ति, पूंजी आदि 7-8 मुख्य कारक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, इन कारकों को प्रभावित करते हैं। तो आज हमारा प्राथमिक व्यवसाय वाला पाठ समाप्त हुआ। आगे हम